तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन की बात की थी, उसके एप्लीकेशंस की बात कर चुके हैं ना। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि सोप की फिल्म बनती है। तो आपने देखा होगा कई बार आप उसके बबल्स भी बनाते हो, ऐसे डिप करके आप फूक मारते हो तो बबल्स बनते हैं। तो जिस भी वो जो एक छोटा सा रीजन होता है उसमें जब सोप की फिल्म बनती है उसको फूक मारते हो आप, तो क्या बनता है बच्चों? बबल्स बनते हैं ना। सोप की फिल्म आपने देखी होगी। तो मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में ये एक रॉड ऐसे लगी हुई है, और इस रॉड को हम चाहें तो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे क्या कर सकते हैं बच्चों? स्लाइड कर सकते हैं ना। तो ये स्लाइडिंग रॉड है, स्लाइडिंग रॉड। ये स्लाइड हो सकती है, स्लाइडिंग रॉड, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम पर। अब आप इस फ्रेम को क्या करो बच्चों, सोप के पानी में, मतलब सोप वाटर पर डिप कर दो। जब आप इसको डिप करके बाहर निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे सोप की फिल्म बन गई है, एक सोप की फिल्म बन गई है। ऐसे आप एक छोटा सा रेक्टेंगुलर फ्रेम लें, इसको सोप वाटर में डिप करें, डिप करके जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी, फिल्म। ये जो है ये पूरा का पूरा एक सोप फिल्म होगी, सोप फिल्म। अब देखो ये सोप फिल्म जो है ये मेम्ब्रेन की तरह ही तो है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो रॉड है इसकी बच्चों अगर लेंथ एल है, तो इस ये जो सोप की फिल्म है या मेम्ब्रेन है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगी? अगर ये जो सोप वाटर है, लिक्विड है, इसका सरफेस टेंशन सिग्मा न्यूटन पर मीटर है। अगर मैं आपसे बोलूं ये सोप वाटर जो है, इसका जो सरफेस टेंशन है वो सिग्मा पर न्यूटन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स अप्लाई बाई फिल्म ऑन रॉड। तो रॉड पर, वो स्लाइडिंग रॉड पर कितना फोर्स ये फिल्म लगाएगी। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हमें तो पता है, सर ने बताया था कि ये ऐसे फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है। तो जो टोटल फोर्स लगाती है उसको सिग्मा पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। तो हमें पता है कि अगर टोटल फोर्स जो है, जो सिग्मा है सरफेस टेंशन, वो टोटल फोर्स अपॉन लेंथ है। तो जो फोर्स होगा वो सिग्मा इंटू लेंथ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको पता ही है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स अप्लाइड ऑन रॉड अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड पर यूनिट लेंथ, यही तो सिग्मा की वैल्यू होगी। तो बच्चे बोल देते हैं कि सर फोर्स की जो वैल्यू है वो सिग्मा इंटू एल हो जाएगी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। लेकिन जब आप ये लिखते हो और अगर आप ये आंसर दोगे तो ये गलत होता है, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी सोप की फिल्म आती है तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक अभी तक पढ़ते आए हैं वो यहाँ पे गलत हो जाता है। ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। एक्चुअली में हमारा लॉजिक गलत नहीं है, ये जो आपने सोचा है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो आप समझते हैं। एक्चुअली में आप इस सोप की फिल्म को देखो बच्चों, जब हम इसी को वेसल में रख रहे थे, वेसल में रख रहे थे, तो जैसे वेसल में ये पानी है, तो वेसल में जब आप इसको रखते थे तो जब आप टॉप व्यू से देखते थे तो इसकी एक लेयर थी, ये ऊपर वाली लेयर थी, ऊपर वाली लेयर जो एयर के कांटेक्ट में थी, मतलब फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस। तो ये इस तरीके से फ्री सरफेस जो है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो वो फोर्स लगाएगा किसी भी एल लेंथ में। तो वहां पे आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा एल, वहां सही होता है। हमने क्वेश्चन किया था ना मरकरी वाला। तो क्योंकि वहां पे वन फ्री सरफेस होती थी, एक फ्री सरफेस होती थी, तो एक तरफ से सेंटर जो है सरफेस टेंशन लगता था, और फोर्स को आप लिखते थे सिग्मा इंटू एल। लेकिन जब आप इस थिन फिल्म की बात कर रहे हो तो बच्चों इसकी एक फ्री सरफेस है कि दो फ्री सरफेस है? एक तो ये फ्री सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है, जो आपको आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एक पीछे की तरफ की सरफेस भी तो है जो एयर के कांटेक्ट में, वो भी तो फ्री सरफेस जैसा काम करती है। तो वो भी तो सरफेस टेंशन अप्लाई करेगी। यानी आप इसको यहां से देखो, सामने से देखो, सामने से, तो ये जो सरफेस है ये आपको ऐसे दिखाई देगी। मतलब जो लिक्विड की फिल्म है वो तो बीच में है, लिक्विड बीच में है, लिक्विड।
भाई इस ये वाला पार्ट जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम में जो सोप की फिल्म बनी है, यहां पे भी ये फ्री सरफेस है, और ये वाला पार्ट है ये भी तो एयर के कांटेक्ट में, तो यहां भी फ्री सरफेस है। तो एक्चुअली में यहां पे कितनी फ्री सरफेस है? टू फ्री सरफेसेस। टू फ्री सरफेसेस। फिल्म के केस में दो फ्री सरफेस होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। एक फ्री सरफेस नहीं है, दो फ्री सरफेस हैं। क्योंकि ये दो फ्री सरफेस है, इसलिए ये ऊपर की तरफ से भी फोर्स लगाएगी मेम्ब्रेन, और जो पीछे वाली है वो भी फोर्स लगाएगी, वो भी फोर्स लगाएगी। इसलिए जब आप इसको सिग्मा इंटू एल लिख रहे हो तो आप एक फ्री सरफेस की बात कर रहे हो, तो इस रॉड पर दो फ्री सरफेसेस फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है फोर्स ऑन रॉड वो 2 सिग्मा एल होगा, 2 सिग्मा एल। अब किताबों में ऐसा लिखा रहता है, बच्चों को कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता कि ऐसा 2 सिग्मा एल कैसे हो गया, सिग्मा एल क्यों नहीं है। तो याद रखेंगे, आप तो केवल इतना याद रखें, अगर आपकी एक फ्री सरफेस होगी तो आपका फोर्स सिग्मा एल होगा, और जहां भी आपकी दो फ्री सरफेस होंगी वहां पे आपका फोर्स 2 सिग्मा एल होगा। सिंपल, इस तरीके से याद रखें। और फिल्म के केस में दो फ्री सरफेस होते हैं, एक नहीं, दो फ्री सरफेस। तो वो आगे से भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगी, पीछे से भी लगाएगी, इसलिए फोर्स यहां पे लिखा जाएगा सिग्मा इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चलकर अब इसी पे काम लेंगे। इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं ना, अब देखेंगे आगे चल के कैसे सवाल। तो नोट करके लिखें कि आप फिल्म जब भी फिल्म की बात होगी, फिल्म जो है वो थिन लेयर है। फिल्म इज अ थिन लेयर, इज अ थिन लेयर, इज अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड, थिन लेयर ऑफ लिक्विड, liquid which has two free surfaces, which has two free surfaces। याद रखेंगे इस बात को, two free surfaces which is contact with air, which are contact in air, which are contact with एयर। इसलिए दो मेम्ब्रेन बनेंगी आगे और पीछे दोनों साइड। देखो लिक्विड जब वेसल में था तो नीचे कोई फ्री सरफेस नहीं था, नीचे वाला पानी तो पानी के कांटेक्ट में था, एयर के नहीं। इसका केवल एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में था। लेकिन फिल्म के साथ ऐसा नहीं है, थिन फिल्म के साथ दो है जो एयर के कांटेक्ट में, इसलिए यहाँ पे दो फ्री सरफेस बन जाएंगे और कांटेक्ट विथ एयर होंगे, इसलिए जो फोर्स होगा वो भी 2 टाइम्स होगा, है ना। तो ये बात याद रखना बच्चों, है ना, इसको गड़बड़ नहीं करना, है ना। आगे चलकर अब इसी पे हम बात करेंगे अच्छे से। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि सरफेस टेंशन जो है जब फ्री एयर के साथ कांटेक्ट में होती है कोई सरफेस, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों आपका वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और वो सिकुड़ना चाहती है। लेकिन वो सिकुड़ना क्यों चाहती है अभी तक हमने इस पे बात नहीं की। वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह तो है, वो मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहती है, वो भी सही है, लेकिन ऐसा क्यों? अब उसका आंसर करते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती है, तो उसको थोड़ा सा समझें आप। तो होता क्या है बेटा कि जैसे ही आपने किसी वेसल में ऐसे लिक्विड डाला, है ना, ये लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, इस तरीके से लिक्विड है, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाहर, मतलब आजू बाजू के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से दूसरे मॉलिक्यूल से, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि ये यहीं रहते हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी होती है इनके पास, थर्मल एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी होती है। आपको लिक्विड मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है, बट ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते हैं। लेकिन आपको लिक्विड क्यों नहीं मूव करता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि अगर इस जगह से एक मॉलिक्यूल किसी दूसरी जगह आता है तो कहीं दूसरी जगह से मॉलिक्यूल इस जगह पे पहुंच जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई मॉलिक्यूल दूसरी लोकेशन में पहुंच गया तो उसकी जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेगा, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल आया है उसकी जगह कोई तीसरा मॉलिक्यूल लेगा। तो हमेशा वहां पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही रहता है, वही मॉलिक्यूल नहीं रहता, दूसरे मॉलिक्यूल्स रहते हैं लेकिन वो प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम तो होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। अब जो अंदर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ तो समस्या नहीं है, वो तो इधर उधर मूव कर रहे हैं लेकिन वो लिक्विड के अंदर है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है बच्चों, सरफेस के साथ कांटेक्ट में, अब आप ध्यान से देखो तो इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऊपर कोई नहीं है, और इसके पास थर्मल एनर्जी है। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा ऐसे करके
ये सरफेस पे क्योंकि कोई और मॉलिक्यूल सराउंडेड नहीं है, ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है, तो उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इनके पास थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है अंदर के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स या फ्री सरफेस मॉलिक्यूल्स, फ्री सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड ऑफ लिक्विड हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो सरफेस है, जो अंदर है मॉलिक्यूल्स के, उनके साथ समस्या नहीं है। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इनको ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उचकते रहते हैं बच्चों, उचकते रहते हैं ना, मतलब बहुत कम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो इस तरीके से वो क्या है, मूवमेंट करते हैं जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी सिस्टम है वो स्टेबल कब होता है, जब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है। जैसे आपने एटम्स पढ़ा है, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहता है कि एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको पता है कि वो ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है। जितनी कम से कम एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है, यानी उतना ज्यादा स्टेबल होती है वो चीज। इसलिए ये लिक्विड भी चाहता है कि इसकी एनर्जी कम हो, लेकिन एनर्जी बढ़ा कौन रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स। तो वो एनर्जी को अगर कम करना चाहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस वो चाहेगा कि जितना कम से कम हो उतना कम हो। इसलिए क्या है कि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगती है और अपने सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ले पाए। और मिनिमम सरफेस एरिया ले पाएगा तो एनर्जी भी मिनिमाइज कर पाएगी। तो एनर्जी अगर मिनिमाइज होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना बच्चों। इसलिए सरफेस टेंशन का रोल आता है। इसलिए सरफेस टेंशन जो है मॉलिक्यूल्स में, मेम्ब्रेन जो फ्री सरफेस होती है, वो मॉलिक्यूल्स में ज्यादा फोर्स लगाते हैं आपस में, ताकि सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर पाए। तो मैंने आपको बताया ना कि फ्री सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैज एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना। उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी की वजह से। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि लिक्विड 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 मस्ट, तो यहां पे आप लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, सॉरी गड़बड़ हो गई, लिख लिया था क्या स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, गलती से डिलीट हो गया। तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने बताया ना जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो पॉजेस करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना। तो जो लिक्विड है बच्चों, वो क्या चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम, और अगर कम से कम हो तो क्या होगा कि एनर्जी भी कम हो जाएगी, कम एनर्जी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिक्विड wants wants to minimize minimize to minimize energy its energy its energy to gain more stability, to gain more stability, to gain more stability. And for that and for that the एंड फॉर डेट आप लिख सकते हो इट मिनिमाइज इट मिनिमाइज इट मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस, इट मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस, क्योंकि फ्री सरफेस पास ज्यादा एनर्जी, तो उसको मिनिमाइज करेगा तो एनर्जी कम होगी। तो इसलिए फॉर दैट इट मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस सो दैट सो दैट एनर्जी बिकम्स लो, so that energy becomes less, लिख लो less, and energy becomes less, and therefore and therefore free surface
मिनिमाइज फ्री सरफेस एरिया लिख सकते हो बच्चों, फ्री सरफेस एरिया, सो दैट एनर्जी बिकम्स लेस एंड देयरफॉर इट इज बिहेव, एंड देयरफॉर आप इट इज मत लिखो, यहाँ पे लिख लो एंड देयरफॉर फ्री सरफेस फ्री सरफेस behaves like free surface behaves like an behaves like a stretched membrane, और इसी की वजह से वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और इसी से बच्चों किसका डेवलपमेंट होता है, आपके जो सरफेस टेंशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट है बच्चों वो क्लियर होगा कि जितना ज्यादा फ्री सरफेस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जो कि लिक्विड नहीं चाहता। लिक्विड चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए उसको फ्री सरफेस कम से कम करना पड़ेगा, और फ्री सरफेस को कम करने के लिए वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों वो क्लियर होगा। अब हम आते हैं सरफेस एनर्जी पर, तो पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्री सरफेस होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस करती है जो इनसाइड जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस करती है, जो फ्री सरफेस पोजेस करती है, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी, है ना बच्चों। तो अब सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। द एक्स्ट्रा एनर्जी the extra energy possessed 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 by the molecules by the molecules of surface molecules of surface per unit area per unit area compare to the molecules compare to the molecules compare to the molecules compare to the molecules, या ऐसा लिख लो कंपेयर टू द इंटीरियर मॉलिक्यूल्स, है ना, जो लिक्विड के इंटीरियर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बच्चों, कंपेयर टू द इंटीरियर मॉलिक्यूल्स इंटीरियर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। इसी को बोलते हैं बच्चों सरफेस एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी। तो जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी वो पोजेस करता है बच्चों, जितने भी सरफेस पे, उसको बोला जाता है सरफेस एनर्जी। तो देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है, यहां से हम निकालते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, तो उसका एक डेरिवेशन है वो हमें करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर फ्रेम के बारे में, तो वो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वो इस तरीके से है। मैंने याद करो बताया था कि स्लाइडिंग रॉड है, तो ये स्लाइडिंग रॉड, ये आपकी स्लाइडिंग रॉड आ गई। ठीक बच्चों, अब इसको आप सोप वाटर में डिप करो और बाहर निकालो, तो यहाँ पे ऐसे फिल्म बन जाएगी, है ना, ये मैंने आपको अभी बताई था। तो यहाँ पे एक सोप की फिल्म की लेयर बन जाएगी, है ना बच्चों। उसके बाद फिर आपको पता है कि ये जो सोप की लेयर की फिल्म है, ये भाई अंदर की तरफ ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगी। तो कितना फोर्स लगाएगी ये हमने अभी निकाला था बच्चों, निकाला था। कितना फोर्स लगाएगी, तो 2 सिग्मा इंटू एल, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन, इस सोप फिल्म का, सोप लिक्विड का जो है सरफेस टेंशन है, याद रखेंगे। अब क्या करें बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचते हैं, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। ये रॉड को बिल्कुल स्लोली आगे ले जाओ, है ना। तो हमने इसको मान लो कि एक्स लेंथ खिसका दिया, लेकिन इसको एक्स लेंथ खिसकाया तो, लेकिन बहुत ही स्लोली
मतलब इतना धीरे है कि जो एफ एक्सटर्नल है उसका मैग्नीट्यूड लगभग लगभग 2 सिग्मा एल के बराबर है, लगभग लगभग 2 सिग्मा एल के। धीरे 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 खींचेंगे तो लगभग लगभग 2 सिग्मा एल के बराबर हो, है ना। तो इससे क्या होगा, ये अगर लगभग लगभग 2 सिग्मा एल के बराबर है तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है बच्चों, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा ये जाएगा कहाँ? तो आप ध्यान से देखो, जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया उससे इतने एरिया में एनर्जी बढ़ गई, इतना एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जो ये सरफेस एरिया बढ़ गया तो फ्री सरफेस अगर बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो वो एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने वर्क कराया एक्सटर्नल फोर्स से। यानी जो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स वही स्टोर हो जाएगा इस थिन फिल्म में। किसके फॉर्म में बच्चों? एक्स्ट्रा सरफेस की एनर्जी में। जो एक्स्ट्रा हमने एरिया इसका बनाया है वो एक्स्ट्रा फ्री सरफेस जो क्रिएट हुआ है उसकी सरफेस एनर्जी में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं वर्क डन निकाल लूं तो मुझे सरफेस एनर्जी पता चल जाएगा कि इतने एरिया में कितनी सरफेस एनर्जी है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल। तो अगर हम वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल निकालेंगे तो बच्चों क्या दिखेगा? हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्लोली स्लोली ला रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं देना है, केवल सरफेस एनर्जी बढ़ाना है, इसलिए उसको 2 सिग्मा एल के बराबर रखा जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, मतलब स्टोर हो रहा है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? 2 सिग्मा एल, ये तो हमें पता है। तो 2 सिग्मा एल इंटू एक्स, देखो बच्चों 2 सिग्मा एल इंटू एक्स। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपका पॉइंट जो है बच्चों वो क्लियर होगा, है ना। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं this work done this work done is stored in the form of surface energy, फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो इतने एरिया में जो सरफेस एनर्जी है बच्चों उसमें वो जो एरिया बड़ा है उतना एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा सरफेस बनाया है उसको खींचने की वजह से उस सरफेस एनर्जी बन जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी है उसको डेल्टा यू बोलेंगे, डेल्टा यू। जो चेंज है मतलब सरफेस एनर्जी जितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, पहले इतना एरिया तो था ही रेड कलर वाला, अब ये पर्पल कलर वाला सरफेस एनर्जी और बढ़ गया है। तो जो चेंज आया सरफेस एनर्जी में, डेल्टा यू एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी, वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स मतलब 2 सिग्मा एल इंटू एक्स। तो देखो बच्चों डेल्टा यू आ गया, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी 2 सिग्मा एल एक्स। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, किसका बच्चों? फॉर्मूला मिल गया एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी का, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं। आप ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालो, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर आप ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालोगे बच्चों तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस बात को यहाँ पे समझेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी लिखना चाहिए लेकिन ठीक है आप समझ गए हो, अपॉन एरिया। तो पर यूनिट एरिया निकाले मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा ए, मतलब एक्स्ट्रा एरिया, है ना। एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी अपॉन एक्स्ट्रा एरिया, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा ए। अच्छा कितना एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ है? तो देखो बच्चों आपने इसको कितना खिसकाया? एक्स, और इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो जो एरिया क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा फ्री सरफेस क्रिएट हुआ है, वो है एक्स इंटू एल। लेकिन आपको पता है कि ये सरफेस एरिया एक साइड से क्रिएट नहीं हुआ है, दूसरी साइड भी तो क्रिएट हुआ है, पीछे की साइड भी तो क्रिएट हुआ है। यानी कि 2lx फ्री सरफेस क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसकी फ्री सरफेस दो होती है, एक नहीं होती। तो जब आप रॉड खींचोगे तो एक साइड का एरिया भी बढ़ेगा फ्री सरफेस का, और दूसरी साइड का भी एरिया बढ़ेगा फ्री सरफेस का, और दोनों साइड बढ़ेगा एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू विड्थ। तो जो एक्स्ट्रा सरफेस है जो बढ़ी हुई है, जिसकी एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा यू है, वो है 2 इंटू एल एक्स। एल एक्स एक साइड का, क्योंकि दो सरफेस होती है इसमें, इसलिए 2lx याद रखेंगे। तो आप डेल्टा यू बाई
डेल्टा ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो डेल्टा यू की वैल्यू है 2 सिग्मा एल एक्स और डेल्टा ए की वैल्यू है 2 एल एक्स। तो 2 एल एक्स 2 कैंसल बच्चों, तो देखो डेल्टा यू बाई डेल्टा ए क्या आ गया बच्चों, सरफेस टेंशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सरफेस एनर्जी, तो आप सरफेस टेंशन से एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स्ट्रा एरिया, तो आपको एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी मिल जाएगी, चेंज इन सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। तो सरफेस टेंशन को अब आपको समझ में आएगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों डिफाइन किया गया। क्योंकि अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सरफेस टेंशन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, सिग्मा इंटू एल। वो तो दो सरफेस होंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन सिग्मा इंटू एल करोगे ना फोर्स निकालने के लिए। तो देखो जब आपको फोर्स निकालना है तो आप सरफेस टेंशन से लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स निकल आता है। और जब आपको एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी चाहिए, सरफेस एनर्जी चाहिए, तो आप उसी सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। यानी हमने सरफेस टेंशन को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि हम सरफेस टेंशन से लेंथ का मल्टीप्लाई करें तो मुझे फोर्स मिल जाता है, और उसी सरफेस टेंशन से मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सरफेस एनर्जी मिल जाती है। यानी सरफेस टेंशन से ही दोनों काम हो जाते हैं, एक बार आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हमने सरफेस टेंशन को जानबूझ के फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया हुआ है, ताकि हमें एक ही चीज से दोनों मिल जाए, एनर्जी मिल जाए और फोर्स भी मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो ऐसे क्यों डिफाइन किया गया। तो इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, दिस इज द एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी पोजेस्ड बाय एक्स्ट्रा एरिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, सरफेस एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हम देखें यहाँ पे, मान लीजिए किस तरीके से है। आपको बोला गया स्टूडेंट्स कि एक बहुत बड़ी ड्रॉप है लिक्विड की, ऐसे ड्रॉप है, बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप, लिक्विड की एक बहुत बड़ी ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर। अब आपने इस ड्रॉप को छोटी 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 ड्रॉप्स में तोड़ दिया। ये जो आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ा, तो ये बच्चों 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में तोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 ही बनाना चाहिए मुझे। देखो, तो आपने एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी 3 ड्रॉप्स में तोड़ दिया, जिसमें एक ड्रॉप का रेडियस आर है, और ये आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स, आइडेंटिकल ड्रॉप्स मतलब 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो एक बड़ी ड्रॉप को आपने 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को में तोड़ दिया या टूट गई, इसको बोलते हैं कोलेसिस। मतलब एक बिग ड्रॉप जो है वो कोलेस हो गई 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। तो जो छोटी छोटी ड्रॉप है उनका रेडियस स्मॉल आर है, और जो कैपिटल रेडियस है उसका, जो कैपिटल बिग ड्रॉप है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये आपको दिया गया। अब आप सोचे दिमाग से कि जब ये ड्रॉप बड़ी थी तब इसका सरफेस जो था एरिया, और जब ये 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में टूट गई हैं तब सरफेस एरिया, मतलब 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स का सरफेस एरिया मिलाओगे और बिग ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है उसको देखोगे, तो आप ये देखोगे बच्चों कि जब ये छोटी छोटी ड्रॉप में टूट गई तो सरफेस एरिया बढ़ता है ना। ये बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने एक बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप में है तो इसका सरफेस एरिया में चेंज आएगा, चेंज आएगा। अगर सरफेस एरिया में चेंज आएगा तो इसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा एरिया की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आए, कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, और ये बोला गया है कि सरफेस टेंशन जो ड्रॉप है उसके लिक्विड का सिग्मा लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो बच्चों जब भी आपको निकालना होता है, मैंने आपको बताया ना कि आपको अगर एनर्जी निकालने को बोले और सरफेस टेंशन पता हो तो आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और फोर्स निकालने को बोले तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें एनर्जी पूछा है, इसका मतलब सरफेस टेंशन का हम निकालेंगे, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है उतना एनर्जी इंक्रीज होगा, तो सिग्मा इंटू डेल्टा है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा इंटू फाइनल एरिया, सरफेस एरिया है बच्चों ये, है ना, याद रखना सरफेस एरिया, फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों,
अगर इसकी रेडियस आर है तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा, सोचो। फाइनल सरफेस आपको पता है कि स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर एक ड्रॉप का होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन ऐसी कितनी ड्रॉप है बच्चों, तो ऐसी 3 ड्रॉप है। तो फाइनल एरिया लिखा जाएगा 3 × 4 पाई r स्क्वायर। भाई एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, बट ऐसी 3 ड्रॉप है आइडेंटिकल, तो उनका भी एरिया सेम होगा। तो फाइनल जो एरिया होगा कंबाइंड वो कितना हो जाएगा, 3 × 4 पाई r स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया। तो इनिशियल होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, है ना बच्चों। इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो यहां पे क्या है कि ये स्मॉल आर आपको दिया नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कि स्मॉल आर की रेडियस है, लेकिन वो आइडेंटिकल 3 ड्रॉप्स में तोड़े हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू आपको कैपिटल आर की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये कैसे सोचेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो बच्चों जो इनिशियल वॉल्यूम है, जब ये 3 ड्रॉप टूटे तो इन तीनों का मिला के जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो सेम हो। इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिग ड्रॉप से ही तो 3 ड्रॉप टूटी है ना। तीनों ड्रॉप तो बिग ड्रॉप से ही बनी है। तो जितना वॉल्यूम बिग ड्रॉप का था उतना वॉल्यूम तीनों का मिला के होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम होगा एक स्फीयर का होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। लेकिन ऐसे कितने स्फीयर है बच्चों, 3 स्फीयर है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 4/3 यहां से कैंसल, पाई और ये पाई भी कैंसल। तो देखो बच्चों आर क्यूब आएगा आपके पास कैपिटल R क्यूब बाई 3 डिवाइड कर दोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म्स में आ गई कितना बच्चों, देखो क्यूब रूट ले लो तो ये r बच जाएगा अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 3। या क्यूब रूट को ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। इस तरीके से लिख लेते हैं, क्यूब रूट 1/3 है ना, 3 की पावर 1/3 तो क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। और r का क्यूब रूट लोगे, r क्यूब का क्यूब रूट लोगे तो r बचेगा केवल। तो स्मॉल r की वैल्यू जो है बच्चों वो कैपिटल R के टर्म्स में आ गई। अब ये स्मॉल r की वैल्यू जो है कैपिटल R के टर्म्स में जो है हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। आप इसको उठा के कहाँ पुट कर दो भाई, यहाँ पे पुट कर दो, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए अब हम लिखते हैं, तो हमारा जो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी है वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 3 × 4, है ना बच्चों। तो एक काम करो, यहां से 4 पाई कॉमन आ रहा है, तो 4 पाई क्यों ना कॉमन ले लें, है ना, तो नीचे अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे ही करते हैं, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका 4 पाई कॉमन होगा तो ये बचेगा 3 स्मॉल r का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा केवल कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा स्मॉल r की वैल्यू ये है तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 पाई सिग्मा 3 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू है r/3 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। ये स्मॉल r का स्क्वायर करना था, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म्स में ये है माइनस r स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा बच्चों ब्रैकेट के अंदर, अब सॉल्व करना रह गया है, तो ये हो जाएगा 3 × r² डिवाइड बाई 3r² होगा ना बेटा, 3r² होगा, ये r² हो जाएगा और ये होगा 2/3, तो 3 की पावर 2/3 माइनस r²। तो r² भी बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो एक काम करो 4 पाई सिग्मा इंटू r² बाहर आ गया। अच्छा ये 3/3 की पावर 2/3 तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस 2/3 तो ये बचेगा 1/3, तो 3 की पावर 1/3 बचेगा, ये 3 की पावर 1/3 ऊपर ले जाओ, 1 से माइनस करो, है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो ये ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगी। तो आप इसको 1/3 लिख सकते हो, 1 माइनस 2/3 1/3 होता है बेटा, -1, और ये 1 बचेगा क्योंकि r² कॉमन ले लिया है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी इन दिस केस व्हेन अ बिग ड्रॉप कोलेसेस इनटू 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनका आसानी से आंसर दे सकते हो। तो जितना एरिया चेंज होगा उतना सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसका एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकाल लो बस कितना बड़ा है।
वो निकाल लोगे तो काम बन जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ध्यान से देखो और कैसा क्वेश्चन बच्चों इसने पूछा, मतलब कोई बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन की। आपको बोला जाए कि एक बबल है, बबल बबल बबल, इस तरीके से बच्चों एक बबल है, बबल है। तो बबल की एक थिकनेस होती है ना, तो उसके अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है। बबल और ड्रॉप में आपको अंतर पता होगा मेरे ख्याल से। ड्रॉप में जो है एक तरफ जो है अंदर लिक्विड होता है ड्रॉप में, बाहर एक सरफेस होती है एयर के कांटेक्ट में। लेकिन बबल जो होता है उसकी अंदर भी सरफेस होती है एयर के कांटेक्ट में, और बाहर वाली सरफेस भी एयर के कांटेक्ट, और उसकी कुछ थिकनेस होती है। तो आपको मान लीजिए बच्चों उसने बोला कि एक बबल था, है ना, बबल था, और उसकी ये जो थिकनेस थी, थिकनेस बबल की, वो टी दी है, टी, है ना बच्चों, थिकनेस जो है उसको टी बोला गया है। और इस बबल की क्योंकि ये थिकनेस टी जो है बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल लगभग लगभग, इसलिए उसका जो रेडियस है वो आर दे दिया गया। मतलब आर रेडियस जो है वो आप बोल सकते हो कि बीच में कहीं एवरेज रेडियस है ना, आर रेडियस है बबल का, क्योंकि रेडियस थिकनेस जो है इसकी बहुत कम होती। अब उसने ये बोला कि ये जो बबल था, ये बबल जो है वो फूट गया और ड्रॉप बन गया। बबल इज कन्वर्टेड इनटू ड्रॉप, ड्रॉप, तो एक छोटा सा ड्रॉप बन गया बबल। अब जब ये बबल ड्रॉप बन गया तो इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई। आपको हालांकि कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर तो मैं बता रहा हूं कि मान लो कि जब ये ड्रॉप बना तो ऑब्वियस सी बात है हवा गायब हो गई, अंदर की हवा गायब होगी, तो ये छोटा सा ड्रॉप बनेगा ना, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो जो कम रेडियस हो गई उसको हमने स्मॉल आर ले लिया, ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो तो इसकी सरफेस एनर्जी चेंज हुई है बच्चों, ध्यान से देखो आप, तो सरफेस एनर्जी जो है वो तो चेंज हुई है। अगर सरफेस एनर्जी चेंज हुई है और देखो इसका सरफेस जो था वो कम हो गया है, तो अगर सरफेस कम हुआ है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, डेल्टा यू क्या है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी कम हो गई क्योंकि फ्री सरफेस कम हो गया। फ्री सरफेस कम हो गया तो कितना सरफेस एनर्जी कम हुआ है, डेल्टा यू। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट बच्चों, आपको चेंज इन सरफेस एनर्जी चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो भाई तो डेल्टा यू को आप लिख सकते हो बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड का आपको दिया है सिग्मा, तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का अगर आप एरिया मल्टीप्लाई करोगे, जो चेंज इन एरिया है, सरफेस एरिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सरफेस टेंशन मिल जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आपको करना करना क्या है, सिग्मा इंटू फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस, सॉरी, फाइनल एरिया ऑफ फ्री सरफेस माइनस इनिशियल एरिया ऑफ फ्री सरफेस। तो ये हमें निकालना है। अब फाइनल और इनिशियल एरिया कितना है वो देखें। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल एरिया की बात करूं, फ्री सरफेस की एरिया की, तो देखो बच्चों ये बबल है, तो बबल में कितनी फ्री सरफेस होती है बच्चों, एक बाहर वाली फ्री सरफेस और एक अंदर वाली फ्री सरफेस, एक अंदर वाली फ्री। तो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस, तो टोटल जो सरफेस है वो दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाहर वाली जो सरफेस है वो लिखा जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और क्योंकि थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है तो अंदर वाली सरफेस का भी रेडियस हम आर मान सकते हैं, तो इसको भी लिखा जा सकता है 4/4 पाई आर स्क्वायर। यानी इनिशियल एरिया जो हुआ फ्री सरफेस का वो हुआ 8 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास इनिशियल फ्री सरफेस आ गया, इनिशियल एरिया ऑफ फ्री सरफेस आ गया भाई। अब मैं क्या निकालूंगा, फाइनल। तो फाइनली तो वो ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई है, तो फाइनल सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैंने एक बार क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि ये ड्रॉप है, अंदर लिक्विड है, इसमें एक ही फ्री सरफेस है बाहर। जबकि बबल में मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि इसमें 2 सरफेस है। फिर से वही बात, अगर 2 सरफेस है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार लिखो, अगर एक फ्री सरफेस है तो 1 बार लिखो, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 बार लिखा है। बबल में, ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस होती है। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों हमें किस में निकालना पड़ेगा, कैपिटल आर के टर्म्स में, क्योंकि स्मॉल आर पता तो है नहीं। अब एक बात तय है कि भाई जो इसका वॉल्यूम होगा बबल का, वही वॉल्यूम आपका छोटी सी ड्रॉप का होगा। जो बबल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम आपकी छोटी सी ड्रॉप का होगा। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना भाई। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों इसका, तो देखो इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है टी,
तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, तो दैट इज टी। तो ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बबल विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, और ड्रॉप स्फेरिकल है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से देखो बच्चों 4 और ये 4 कैंसल, पाई और ये पाई कैंसल, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आर क्यूब जो है वो हो जाएगा 3r² इंटू टी। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r की 3r² t की पावर 1/3, है ना, क्यूब रूट आ जाएगा इसका। तो देखो स्मॉल r की वैल्यू बच्चों कैपिटल R और t के टर्म्स में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो आप, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो फाइनल एरिया में। तो फाइनल एरिया कितना है आपका 4 पाई स्मॉल r²। तो 4 पाई स्मॉल r की वैल्यू ये है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल R² इंटू टी की पावर 2/3, है ना। स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनल एरिया निकला है। अब आपको डेल्टा यू निकालना, निकाल लो, आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई फाइनल एरिया। फाइनल एरिया है 4 पाई 3r² टी की पावर 2/3 माइनस इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया आपके पास है 8 पाई r²। अब देखो बच्चों यहां से आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 पाई सिग्मा ये बाहर है, अंदर क्या है 4 पाई बाहर हो गया है, और यहां से भी 4 पाई बाहर हो गया है। तो यहां पे बचेगा बच्चों कितना 3r² टी की पावर 2/3 माइनस यहां पे बचेगा 2r², है ना बच्चों, 4 पाई बाहर आ गया ना, तो ये 2r² बचा। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर है। मतलब डेल्टा यू जो फाइनल आंसर है वो हम लिख सकते हैं 4 पाई सिग्मा इंटू 3r² टी का पावर 2/3 माइनस 2r²। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने एक बिग ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में भी तोड़ दिया और बबल को, लेकिन याद रखना बबल के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 बार सरफेस लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 सरफेस होते हैं, और ड्रॉप के केस में एक ही सरफेस होता है तो उसको एक बार लेंगे। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फ्री सरफेस तो एक बार लो, और 2 फ्री सरफेस तो 2 बार लो। सिंपल, इस तरीके से याद रखें, कोई दिक्कत नहीं होती।